किसी भी शोध का एक रिसर्च डिजाइन होता है जिसे हम अनुसंधान का रेखा चित्र कहते हैं। कोई भी शोधार्थी जब शोध करता है तो उसे सबसे पहले क्या करना होता है, उसे सबसे पहले उसका रेखा चित्र बनाना पड़ता है, उसका डिजाइन बनाना पड़ता है। अगर वो डिजाइन बनाता है तो वह शोध उसका बड़ी आसानी से वह अच्छी तरह से पूरा कर सकता है। मेरा शोध जहां पर भी मैं वक्तव्य देने के लिए जाता हूं तो मैं शोधार्थी को ध्यान में रखकर ही अपना शोध बनाता हूं। विद्वानों के लिए तो बनाए जाते हैं, वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य है कि ये शोधार्थियों तक पहुंचे। तो यहाँ मेरे आज के वक्तव्य का जो मैंने शोध किया हुआ है उसका रेखा चित्र, अनुसंधान का रेखा चित्र जिसे हम रिसर्च डिजाइन करते हैं, वो यहाँ 11 बिंदुओं में विभाजित है। यहाँ पर पहला जो है भूमिका होगी, दूसरा होगा मीडिया का अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे, तीसरा अनुसंधान का अर्थ देखेंगे, चौथा हम मीडिया अनुसंधान क्या है वो देखेंगे, पांचवा मीडिया अनुसंधान के विशेष क्षेत्र क्या क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। फिर मीडिया अनुसंधान का उनके कुछ विषयों को मैंने लिया है, उस विषयों को लेकर हम चर्चा करते हैं और फिर मेरे इस शोध का रेखा चित्र देखते हैं। अर्थात कि अनुसंधान का एक जो रेखा चित्र, जो डिजाइन होता है, वो डिजाइन किस पर आधारित होता है वो हम देखते हैं। फिर हम देखेंगे मीडिया अनुसंधान की विधि या पद्धति को, और 9वें बिंदुओं के रूप में हम मीडिया अनुसंधान की उपयोगिता देखते हैं, और 10वें बिंदु के रूप में वस्तुतः, अर्थात कि अब तक जो मैंने शोध किया हुआ है उस शोध का निष्कर्ष वस्तुतः में मैं प्रस्तुत करूंगा। किसी भी शोधार्थी के लिए जब शोध वो पूरा कर लेता है तो अंत में उसे निष्कर्ष बताना आवश्यक होता है, और साथ ही उसके अंत में संदर्भ देने पड़ते हैं कि उसने कौन कौन से संदर्भों का इस्तेमाल किया है। उसी अंतर्गत मैंने संदर्भ को यहाँ रखा हुआ है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, पहला बिंदु मीडिया अनुसंधान की भूमिका को देखते हैं। जिस प्रकार आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है विज्ञान के क्षेत्र में, उसी प्रकार शोध नवनिर्माण की जननी होती है। और मनुष्य तो प्रगतिशील है, उसने प्रत्येक क्षेत्र में खोज की है, शोध किया है, नवनिर्माण के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने विकास के लिए वो लगातार खोज करता है, जिसे हम शोध के रूप में भी संबोधित करते हैं। अब यह शोध विशेष क्षेत्र के अनुसार बनते गए। अब ये विषय के क्षेत्र कौन कौन से हैं फिर? सामाजिक क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, वाणिज्य, व्यापार आदि कई विषय क्षेत्र हो सकते हैं। विषय क्षेत्र के अनुसार शोध का जन्म होता है, जैसे हमने यहां पर देखा। इसका मतलब यह है कि शोध जो है वह किसी शोधार्थी के द्वारा शोध किया हुआ है, और यह शोध जिसका हम बार बार उल्लेख यहां पर कर रहे हैं, उस शोध को लेकर जब हम बात करते हैं तो शोध करने की जो सुव्यवस्थित वैज्ञानिक विधि या पद्धति को हम अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान को सामान्य रूप में यदि देखा जाए तो उसे हम किन शब्दों में बांध सकते हैं? शोध करने की सुव्यवस्थित वैज्ञानिक विधि या पद्धति को हम अनुसंधान कहते हैं। अब इस अनुसंधान पद्धति का जो जन्म है वह किसी विशेष क्षेत्र के आधार पर ही होता है। बिना विशेष क्षेत्र के आधार पर उस अनुसंधान पद्धति का जन्म नहीं होता। अब यहां हम विभिन्न विषयों के क्षेत्र है, इन विषयों के क्षेत्र में किसी शोधार्थी ने शोध किया और वह शोध पद्धति बन गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जो भी शोध पद्धतियां थी वो किसी शोधार्थी ने शोध किया हुआ है, तभी वो शोध पद्धतियां बनी। शोध पद्धति भी शोधार्थी द्वारा शोध किए गए पद्धतियां हैं जो विशेष क्षेत्र के आधार पर है। जैसे मैंने यहाँ कहा, ये सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक,
वाणिज्य व्यापार से संबंधित विषय क्षेत्र कोई भी हो सकता है, मीडिया का क्षेत्र हो सकता है, जिसमें हम जिन शोध पद्धतियों का जन्म हुआ विशेष क्षेत्र के आधार पर, उसमें हम वर्णनात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, वैज्ञानिक, प्रयोगात्मक, नैदानिक, गुणात्मक, मात्रात्मक आदि विधियों के नाम हम यहाँ गिना सकते हैं। 10 से ज्यादा विधियां हैं। लगातार विशेष क्षेत्र में शोधार्थियों ने शोध किया और शोध पद्धतियों का वहां जन्म हुआ। ये पद्धतियां लगातार जो है विशेष क्षेत्र के अनुसार बदलती जा रही है। इसी प्रकार मीडिया को लेकर शोध पद्धति का जन्म हुआ। विशेष क्षेत्र क्या है? मीडिया। तो मीडिया को लेकर किसी शोधार्थी ने शोध किया और शोध पद्धति का जन्म हो गया कि मीडिया से संबंधित जो विषय है उसका अनुसंधान कैसे करें, फिर उसका उसने शोध पद्धति का शोध कर दिया और वो मीडिया अनुसंधान की पद्धति बन गई। इस मीडिया अनुसंधान को समझने से पहले हम फिर एक शब्द हमारे सामने आता है कि मीडिया क्या है, फिर मीडिया का विकास क्या है, मीडिया का आरंभ कब हुआ, मीडिया आगे कैसे बढ़ता गया, मीडिया कैसे बदलता चला गया। कई प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं, खासकर शोधार्थी के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिसे मैंने यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया है। एक, ये मीडिया जिसके संदर्भ में मैं उल्लेख कर रहा हूं वो आधुनिक मीडिया का संदर्भ में उल्लेख कर रहा हूं। परंपरागत मीडिया तो प्राचीन काल से चलता आया, लोकगीतों में, लोक कला में, लोक साहित्य में, लोक नाट्य में आदि। वो लोक परंपरागत रूप का मीडिया वो अलग है थोड़ा सा, उसे भी हम इसी के अंतर्गत ले सकते हैं। लेकिन यह आधुनिक मीडिया को लेकर मैं बात कर रहा हूं, तो आधुनिक मीडिया को लेकर मैं इसे 3 भागों में यहां विभाजित कर रहा हूं। एक है 19वीं सदी का मीडिया। वैसे मीडिया का आरंभिक रूप हम 18वीं सदी में मुद्रण माध्यम के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 19वीं सदी का मीडिया के रूप में उसे विभाजित किया। फिर दूसरा है 20वीं सदी का मीडिया। 20वीं सदी के मीडिया को मैंने यहाँ 2 भागों में विभाजित किया, एक स्वाधीनता पूर्व का मीडिया और दूसरा स्वाधीनता के बाद का मीडिया। तीसरा है 21वीं सदी का मीडिया, इसे भी मैंने 2 भागों में विभाजित किया, एक परंपरागत आधुनिक मीडिया और दूसरा नया मीडिया जिसे सोशल मीडिया या इंटरनेट वाला मीडिया कहा जाता है। अब यह भी एक शोध का विषय बन सकता है। शोध की अर्थवत्ता तब होती है जब शोध किसी दूसरे शोधार्थी को शोध का विषय देकर जाए। यहां पर यह एक विषय है कि शोधार्थी यहां इस विषय को लेकर भी अध्ययन कर सकता है, वो अपना शोध कर सकता है, तो ये विषय मैं उनके लिए छोड़ रहा हूं। तो यहां हम मीडिया अनुसंधान को लेकर बात कर रहे थे कि मीडिया अनुसंधान फिर क्या है। तो इस मीडिया से संबंधित जो विषय है उसे लेकर जब अध्ययन या चर्चा या विश्लेषण या मूल्यांकन जहां किया जाता है वो मीडिया अनुसंधान के अंतर्गत आता है। मीडिया से सामान्य रूप में देखा जाए, मीडिया से संबंधित विषय ये मीडिया अनुसंधान के विषय होते हैं। अब ये मीडिया अनुसंधान अब बड़ा लोकप्रिय बनते जा रहा है, इसे पाठ्यक्रमों में समाहित किया गया। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय भोपाल में इसे लिया गया है, जहां एमएससी का पाठ्यक्रम बनाया गया है। वहीं पर अब इसकी चर्चाएं होने लगी है, शोध में होने लगी है, संगोष्ठियों में होने लगी है, जो चर्चा का विषय बनते जा रहा है, ये लोकप्रिय विषय बनता जा रहा है। मीडिया अनुसंधान विज्ञापन एजेंसीज के संबंध में हो, मार्केटिंग एजेंसीज के संबंध में हो, राजनीति की कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के संबंध में हो, ये हर क्षेत्र में मीडिया अनुसंधान अब लोकप्रिय बनते जा रहा है। जब भी कोई नई बात आती है तो बड़ी लोकप्रिय बनते जाती है। मीडिया अनुसंधान इतना लोकप्रिय क्यों बनते जा रहा है, उसके पीछे कारण है, उसका अध्ययन आने वाले हम समय में कर रहे हैं। एक संदर्भ मुझे मीडिया के जरिए ही एक वेबसाइट पर मुझे मिला है जो इसे और अधिक स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। यह एक संदर्भ में प्रस्तुत कर रहा हूं। विज्ञापन एजेंसीज, मार्केट और मार्केटिंग एजेंसी और यहां तक कि राजनेता भी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाने के साथ रिसर्च करवा रहे हैं। विज्ञापन के क्षेत्र में संदेश डिजाइनिंग और ग्राहकों दर्शकों पर उसके प्रभाव को लेकर व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिसर्च होता है।
मीडिया रिसर्च के विद्यार्थी मीडिया, मार्केट, मार्केटिंग रिसर्च में भी जा सकते हैं। यहाँ रिसर्च की आवश्यकता को लेकर उन्होंने बताया कि कई कंपनियां प्रचार के लिए सोशल मीडिया काम में ले रही है। उनके लिए सोशल मीडिया पर कंटेंट निर्माण के साथ रिसर्च भी किया जा रहा है। अब ऐसे रिसर्च चाहिए जो बहुआयामी हो। मैंने अभी कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल ने हाल ही में एमएससी मीडिया रिसर्च का कोर्स शुरू किया है। अब ये मीडिया अलग है और मीडिया रिसर्च अलग है। मैं यहाँ मीडिया रिसर्च की बात कर रहा हूं, मीडिया अनुसंधान की बात कर रहा हूं, जिसका पाठ्यक्रम बनाया गया, जिसका कोर्स बनाया गया है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में, जहां शोधार्थी जाकर पढ़ सकता है और नौकरी के अब यहाँ पर बहुत सारे जो अवसर प्राप्त होने वाले हैं मीडिया अनुसंधानकर्ता को, वो लाखों रुपए में इसमें कमाई कर सकता है, क्योंकि मार्केटिंग क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अब मीडिया अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता है। मीडिया की आधारभूत पढ़ाई के साथ विद्यार्थी को रिसर्च, उसके प्रकार, उपयोग के बारे में गहन प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। मीडिया के क्षेत्र में पूर्व में हुए और वर्तमान में चल रहे रिसर्च से वाकिफ यहाँ पर कराया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि मीडिया अनुसंधान ये बड़ा लोकप्रिय बनते जा रहा है विभिन्न क्षेत्र में। यह हमने मीडिया अनुसंधान की भूमिका को संक्षिप्त में यहाँ बताने का प्रयास किया। आइए हम रिसर्च डिजाइन के अनुसार, रेखा चित्र के अनुसार आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु यहाँ हम मीडिया को लेते हैं और तीसरा जो बिंदु है वह अनुसंधान शब्द है, उसका अर्थ हम यहाँ देखते हैं। तो दोनों का यहाँ इस पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। तो मीडिया का अर्थ क्या है? सामान्य रूप में समाज द्वारा उत्पन्न संदेश को समाज तक जब व्यापक रूप में पहुंचाया जाता है, उस पहुंचाए जाने का जो माध्यम होता है, जिसे हम परंपरागत भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत मुद्रण माध्यम आता है, जिसके अंतर्गत रेडियो माध्यम आता है, जिसके अंतर्गत टीवी, इंटरनेट आता है, ये माध्यम ही क्या है? मीडिया है। समाज के संदेशों को किसी माध्यम के द्वारा जब वो व्यापक रूप में पहुंचाया जाता है, और पहुंचाने का जो माध्यम होता है वो माध्यम ही मीडिया है। सामान्य रूप में माध्यम को ही हम मीडिया कहते हैं, और ये माध्यम क्या है? मुद्रण माध्यम, रेडियो माध्यम, टेलीविजन, इंटरनेट माध्यम, ये और भी माध्यम हो सकते हैं। तो ये मीडिया का सामान्य अर्थ हुआ। कोई भी शोध को समझने के लिए शब्दों को समझना बहुत आवश्यक होता है। जब तक हम शब्दों को नहीं समझ रहे हैं तो वो सही मायने में शोध होता ही नहीं है। शोध सही मायने में शोधार्थियों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। मैंने उसी प्रकार से किया है। यहाँ दूसरा है अनुसंधान का अर्थ। अनुसंधान को समझने के लिए फिर हम देखते हैं अनुसंधान शब्द के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान है जिसके लिए शोध शब्द का प्रयोग किया जाता है, रिसर्च शब्द का प्रयोग किया जाता है, अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अनुसंधान शब्द को हम देखते हैं। अनुसंधान में अनु का अर्थ होता है पुनः, और संधान का अर्थ होता है शोध या खोजना। अब इसे दोनों को जोड़कर हम यदि इसका अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ निकलता है फिर से खोजना, अर्थात कि बार बार खोजना। जिसे खोजा गया है उसे फिर से खोजना, वो अनुसंधान कहलाता है। अनुसंधान क्या है? खोज है। और खोजा किसे जाता है? जो एक तो रहस्यात्मक हो या जो नया हो। नई बातों को ही खोजा जाता है। पुरानी बातों को खोजते समय उसमें नयापन होना बहुत जरूरी है, इसीलिए उसे फिर से खोजना या अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके लिए शोध शब्द का प्रयोग किया गया है। रिसर्च अंग्रेजी का शब्द है, इसमें री यानी फिर से और सर्च यानी खोजना, यानी फिर से खोजना। अनुशीलन में भी यही अर्थ होता है। अनु का अर्थ होता है पुनः, और शीलन का अर्थ होता है खोजना, अभ्यास करना, यानी बार बार अभ्यास करना या बार बार खोजना। तो अनुसंधान का या इसे परिभाषा में यदि हम बांधते हैं तो उसे इस प्रकार से परिभाषा में बांधा जा सकता है। किसी नए या पुराने विषय, समस्या आदि को लेकर उसमें से नए की खोज करने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से अनुसंधान की किसी पद्धति द्वारा
जब कार्य किया जाता है तो उसे हम अनुसंधान कहते हैं। जिस अनुसंधान की बात हम यहाँ कर रहे हैं उसमें अनुसंधान की पद्धति का होना अनिवार्य होता है, और वो भी सुव्यवस्थित ढंग से उस पद्धति का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होता है। यहाँ नए या पुराने विषय या समस्या को लेकर उसमें से जब नया कुछ खोजा जाता है, वो भी किस प्रकार से, सुव्यवस्थित ढंग से जब उसका अनुसंधान किया जाता है, वो भी किसके आधार पर, किसी अनुसंधान की पद्धति के आधार पर, जो विशेष क्षेत्र के आधार पर किसी शोधार्थी ने निर्माण किया हुआ है, उस अनुसंधान पद्धति के आधार पर जब उस समस्या को हम खोजते हैं, उस पर काम करते हैं, तो उसे हम अनुसंधान कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला है मीडिया अनुसंधान। अब तक हमने देखा मीडिया किसे कहते हैं, और फिर हमने देखा कि अनुसंधान किसे कहते हैं। अब हम दोनों शब्दों को जोड़कर यहां देखते हैं, मीडिया अनुसंधान किसे कहते हैं। हम मीडिया अनुसंधान की यहां परिभाषा बनाते हैं। मीडिया से संबंधित नए या पुराने विषय समस्याओं का जब शोध के विशेष पद्धति के द्वारा नए सुव्यवस्थित उपयोगी तथ्यों का मूल्यांकन या शोध किया जाता है, तो उसे मीडिया अनुसंधान कहते हैं। यह मीडिया अनुसंधान में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, उसका भी मैंने यहाँ खोज करके मैंने यहाँ बाजू में रखा हुआ है, ताकि इसे भी आसानी से हम समझ सकें। जिसमें मीडिया शब्द आया हुआ है, जिसमें अनुसंधान शब्द आया है, जिसमें विषय शब्द आया है, विषय का क्षेत्र आया है, शोध की पद्धति आई है, सुव्यवस्थितता आया है। वास्तव में सुव्यवस्थितता और शोध पद्धति का आपस में संबंध है। सुव्यवस्थित ढंग से जब हम शोध करते हैं, अर्थात कि शोध की पद्धति के द्वारा करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, और फिर हम क्या खोज रहे हैं, कौन सी बात खोज रहे हैं, नए उपयोगी तथ्यों की खोज हम करते हैं। जिस तथ्य की खोज कर रहे हैं, समस्या को लेकर, विषय को लेकर, वह उपयोगी ही होना चाहिए, उसकी पहली शर्त होती है। यदि वो उपयोगी नहीं है तो वह अनुसंधान हो ही नहीं सकता। उपयोगी तब होगा जब उसमें नयापन हो, और आने वाले शोधार्थी के लिए या किसी काम में वो आ जाए, तो वो जो है वो इसके अंतर्गत आ जाता है, नए उपयोगी तथ्यों की खोज के अंतर्गत। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा बिंदु हम देखते हैं विषय का क्षेत्र। अब ये विशेष क्षेत्र, अनुसंधान पद्धति का विशेष क्षेत्र क्या है? हाँ ठीक है, कह दिया कि अनुसंधान हमें करना है, अनुसंधान पद्धति ठीक है, हम समझा रहे, लेकिन इसका विशेष क्षेत्र क्या है? कौन से क्षेत्र में जाकर हमें अध्ययन करना है, कहां से हमें विषय का चयन करना है, जहां से विषय चयन करके हम उसका अध्ययन या कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम मुद्रण माध्यम लेते हैं, जिसके अंतर्गत रेडियो माध्यम, टेलीविजन माध्यम, नया मीडिया जिसे इंटरनेट या सोशल मीडिया कहते हैं, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक आदि सोशल मीडिया के अंतर्गत रखा जाता है, या विज्ञापन को रखा जाता है। और जैसे कि परंपरागत माध्यम को हम पहले से ही जानते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में पहले ही पढ़ाया हुआ, जिसे जनसंचार माध्यम के रूप में जाना जाता है। तो ये विषय के क्षेत्र है। मीडिया अनुसंधान के विषय क्षेत्र यहाँ पर इस प्रकार से विभाजित मैंने यहाँ किया है। इससे भी ज्यादा विशेष क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ चुनिंदा विशेष क्षेत्र लिए, जिस आधार पर हम यहाँ उसका अध्ययन करते हैं। इस विशेष क्षेत्र को मैंने दो भागों में विभाजित किया। ये भी एक शोध है, माध्यम से संबंधित विषय, और दूसरा है माध्यम द्वारा अभिव्यक्त विषय। जो विशेष क्षेत्र है, इस विशेष क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया है। एक है माध्यम से संबंधित विषय, और दूसरा माध्यम के द्वारा अभिव्यक्त विषय। अब माध्यम से संबंधित विषय कौन से है? जिसमें मुद्रण माध्यम है, टेलीविजन माध्यम है, रेडियो माध्यम है, विज्ञापन माध्यम है, नया मीडिया है जिसे इंटरनेट, सोशल मीडिया कहते हैं, से संबंधित समस्या, गुण, दोष, मूल्यांकन, उपयोगिता, चुनौतियां आदि माध्यम से संबंधित विषय के अंतर्गत आते हैं। मुद्रण माध्यम में फिर वो पत्र, कौन कौन से समाचार पत्र है, उसके प्रकार कितने हो सकते हैं, एजेंसी क्या है, टेलीविजन है तो फिर कितने चैनल, कौन से चैनल, चैनलों के प्रकार, रेडियो, निजी चैनल, सरकारी चैनल, विज्ञापन, नया मीडिया में, ये उससे संबंधित
समस्या क्या है, उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है, उसका मूल्यांकन क्या कैसे किया जा सकता है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके सामने की चुनौतियां क्या है, उसे लेकर जब अध्ययन किया जाता है तो वह माध्यम से संबंधित विषय के अंतर्गत आता है। वहीं दूसरा, माध्यम के द्वारा अभिव्यक्त विषय, जिसे मैंने कहा था कि मीडिया से संबंधित विषय ये अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। तो ये अभिव्यक्त विषय मुद्रण माध्यम के द्वारा अभिव्यक्त, टेलीविजन के द्वारा अभिव्यक्त, रेडियो के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा, नए मीडिया के द्वारा अभिव्यक्त विषय कोई भी हो सकता है। ये विषय सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, खेलकूद हो सकता है, संस्कृति आदि से संबंधित समस्याएं, गुण, दोष, मूल्यांकन, उपयोगिता, चुनौतियां आदि का जहां अध्ययन किया जाता है वो माध्यम के द्वारा अभिव्यक्त विषय के अंतर्गत किया जाता है। आइए इसे थोड़ा सा विस्तार से हम देखते हैं। मुद्रण मीडिया अनुसंधान के प्रकार क्या है। फिर यहाँ हमने समाचार पत्र, उस समाचार पत्र के रूप में इसका विभाजन हम कर सकते हैं। अब यहाँ समाचार पत्र के विषय क्या है, समाचार पत्रों की भाषा क्या है, समाचार पत्र की एजेंसी क्या है, ये भारत में कितने प्रकार के समाचार पत्र हैं, फिर उन समाचार पत्रों का विषय क्या है। इकोनॉमिक्स टाइम हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, स्त्रियों से संबंधित हो सकता है, बालकों से संबंधित हो सकता है, यहाँ पर कृषि से संबंधित हो सकता है, ऐसे बहुत सारे, खेलकूद से संबंधित हो सकता है, विज्ञापन से संबंधित, नौकरी से संबंधित समाचार पत्र विषय को लेकर व्यापक रूप में इसका अध्ययन किया जा सकता है। और साथ ही भारत में कितने प्रकार की भाषाएं हैं, उन भाषाओं में निकलने वाले कितने समाचार पत्र हैं, फिर वहां इन समाचार पत्रों को चलाने वाली एजेंसियां कितनी हैं, उन समाचार पत्रों की एजेंसियों की अपनी समस्या क्या है, वहां उसका मूल्यांकन क्या, उनका दोष, उनकी चुनौतियां, वहां पर क्या, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती है, ये जहां अध्ययन किया जाता है वो समाचार पत्र वो इसके अंतर्गत आ जाता है। पत्रिकाएं भी है, पत्रिकाओं की समस्या है, उनकी चुनौतियां है, उनका भविष्य है। यहाँ एक बहुत अच्छा इसे लेकर एक बहुत अच्छी बात मुझे, जब मैं शोध कर रहा था तो मुझे लगा कि इसका उल्लेख अवश्य करना चाहिए। और हिंदी भाषिक लेखक और हिंदी पत्रकारिता, जो हिंदी क्षेत्र में जो पत्रिकाएं होती है, जो बड़ी बड़ी पत्रिकाएं हैं, वहां पर अधिकतर जिनका साहित्य छपता है वो उत्तर भारतीय होते हैं। दक्षिण भारत के जो हिंदी भाषी है, मुझे बताइए कि उनका साहित्य इसमें कितना छपता है, कितनी मात्राओं में छपता है, वो हमें तवज्जो क्यों नहीं देते हैं। चलो भाई, तमिल का है, कोई कन्नड़ बोलने वाला है, कोई तेलुगु बोलने वाला है, मराठी बोलने वाला है, यहाँ का साहित्यकार जो हिंदी में लिखने का प्रयास कर रहा है, ऐसे कितने लेखकों को, कितने शोधार्थियों को हिंदी पत्रिकाएं अपने अपने यहाँ पर स्थान देती है। ये एक शोध का विषय। ऐसे बहुत सारे शोध के विषय, इससे संबंधित विषय कहलाते हैं। फिर पुस्तकों के विषय, पुस्तकों के प्रकार, उसकी भाषा, इसे लेकर इसमें ये अध्ययन का विषय बनता है, ये शोध का विषय बनता है। फिर ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ, अन्य के भीतर हम पॉम्पलेट्स देख सकते हैं, होर्डिंग्स देख सकते हैं, भित्ति चित्र देख सकते हैं। इसे लेकर भी मीडिया अनुसंधान में, अनुसंधान पद्धति के द्वारा इस विषयों पर काम किया जा सकता है। अगला वाला है टेलीविजन मीडिया अनुसंधान के प्रकार। या टेलीविजन मीडिया में हम देखते हैं कि यहाँ विविध चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनलों के प्रकार है। आप जब चैनलों के प्रकार खोजते हैं तो उसमें आप देखोगे कि मनोरंजन का चैनल अलग है, खेलकूद का चैनल अलग है, समाचार का चैनल अलग है, इंफॉर्मेशन, सूचना का चैनल अलग है, बच्चों के लिए चैनल अलग है, खाना खजाना के लिए, भोजन बनाने के लिए अलग चैनल है। यहाँ अलग अलग चैनल है, विविध प्रकार के चैनल है, उसे लेकर शोध किया जाता है। इन चैनलों पर चलने वाले धारावाहिकों पर शोध किया जा सकता है। अब न जाने कितने चैनल है, जो निजी चैनल है, उसके बाद सरकारी चैनल है, सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले चैनल जो फ्री डिश पर चलाए जाते हैं, DD1, DD2 या और भी जो DD से संबंधित है। फिर निजी चैनलों में यहाँ मैंने यहाँ दिखाया चित्र है। मेरा उद्देश्य कोई विज्ञापन नहीं करना है, लेकिन समझाना मेरा उद्देश्य है। तो बहुत सारे धारावाहिक है, उसे लेकर, उन पे चलने वाले कार्यक्रमों को लेकर, उन पे चलने वाले फिल्मों को लेकर,
उन पे चलने वाले समाचारों को लेकर जो है ये मीडिया अनुसंधान के अंतर्गत आता है, जहां पर इसका अध्ययन किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम रेडियो मीडिया अनुसंधान के प्रकार। अब रेडियो मीडिया अनुसंधान क्या है? फिर यहाँ पर मैंने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। एक निजी रेडियो चैनल, यहाँ मैं निजी रेडियो चैनल की सूची मैंने यहाँ चित्र दिए हुए हैं, या बहुत सारे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सरकारी रेडियो चैनल जिसमें विविध भारती, एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो, एयर उर्दू, एयर मराठी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, तो ये भी विषय अध्ययन का है। कम्युनिटी रेडियो, आजकल कम्युनिटी रेडियो चलता है। सामाजिक माध्यमों के अंतर्गत सामाजिक संदेश देने के लिए कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑनलाइन रेडियो। तो ये रेडियो अनुसंधान के प्रकार है, और इस रेडियो अनुसंधान को लेकर यहाँ अध्ययन किया जाता है, ये शोध का विषय बनते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नया मीडिया क्या है? फिर नया मीडिया के अंतर्गत इंटरनेट आता है, सोशल मीडिया आता है। अब इंटरनेट से तात्पर्य यह हुआ कि बिना इंटरनेट के जरिए तो कुछ चलता ही नहीं, कंप्यूटर, मोबाइल आदि पर। इंटरनेट एक नई दुनिया के रूप में उभर कर आया, जिसे नया मीडिया के रूप में संबोधित किया जाता है। और इसी इंटरनेट पर बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, मार्केटिंग होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की पत्रिकाएं होती है। जितना मैं बोलना चाहूँ उतना कम पड़ते जाएगा। तो उसी इंटरनेट पर सोशल मीडिया का भी एक भाग होता है, जिसमें व्हाट्सएप होता है, यूट्यूब होता है, ट्विटर होता है, इन होता है, पिंटरेस्ट होता है, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, मैसेंजर, गूगल प्लस, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया के प्रकार होते हैं। फिर सोशल मीडिया को लेकर, सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पर अभिव्यक्त होने वाले विषय, इन दोनों पर मीडिया अनुसंधान के अंतर्गत उस पद्धति के द्वारा शोधार्थी शोध करता है, शोध किया जा सकता है। अब व्हाट्सएप क्या है, उसे कैसे अभिव्यक्त किया जाता है, व्हाट्सएप पर आने वाली क्या समस्या होगी, व्हाट्सएप पर जो विषय का प्रयोग किया जाता है, ट्विटर पर, फेसबुक पर अपनी क्या समस्या है, इन पर प्रस्तुत किया जाने वाला साहित्य किस प्रकार का है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, आर्थिक, फेक न्यूज, ये किसी भी प्रकार का होता है, चित्र के रूप में हो सकता है, तो यह भी शोध का विषय बनता है। और उस आधार पर जो है हम सोशल मीडिया के अंतर्गत शोध करते हैं। इसे मैं और भी विस्तार से बता सकता हूं, लेकिन मुझे आगे भी बढ़ना होगा। या सोशल मीडिया को लेकर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, हाइक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इसे लेकर हम वैविध्यपूर्ण ढंग से इस पर शोध किया जा सकता है। सोशल मीडिया का साहित्य, उसके विषय, उसका वैविध्य, शिल्प, भाषा, शैली, गुण क्या है, उसके दोष क्या है, उसके परिणाम क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका वर्तमान क्या है, उसका अतीत क्या है, उसका भविष्य क्या है, प्रभाव क्या है, इस पर आने वाला जो फेक न्यूज है वो क्या है, इस फेक न्यूज के कारण तो समाज में कितनी सांप्रदायिक हिंसा फैल चुकी है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग आज सबसे ज्यादा पैसे कमाने का माध्यम हो गया है। इस डिजिटल मार्केटिंग के कारण ही ये जो सोशल साइट के मालिक लोग जो है, ये अरबों रुपए में कमाई करते हैं। इनकी सालाना आय जब हम देखते हैं, व्हाट्सएप के मालिक की या फेसबुक के मालिक की हो या और किसी जो है, इनकी सालाना आय जब देखते हैं तो अरबों रुपए में ये कमाई कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि ये डाटा को किसी मार्केटिंग कंपनी को बेचकर वहां से पैसा कमाते हैं, और फिर मार्केटिंग कंपनी हमें विज्ञापन दिखाती है, और ये डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत चला जाता है, जिसके जरिए लाखों करोड़ों रुपए की कमाई हो रही है। आजकल घर बैठे इंसान पैसे कमा सकता है, जिसमें व्यक्ति परिचय भी आ जाता है। आदि कई विषयों को सोशल मीडिया के सामाजिक माध्यम के अंतर्गत लिया जाता है। एक रह गया था जो परंपरागत मीडिया अनुसंधान के प्रकार के रूप में जिसे मैंने विभाजित, जिसे मैंने रखा हुआ है। मीडिया अनुसंधान भले ही आधुनिक प्रकार क्यों न हो, लेकिन इसमें परंपरागत मीडिया अनुसंधान के प्रकार का उल्लेख भी करना आवश्यक हो जाता है, जिसका अध्ययन हमने किया हुआ है, पाठ्यक्रमों में इसे रखा हुआ है। यहाँ परंपरागत मीडिया जिसमें लोक कला हो सकती है, लोकगीत हो सकता है, लोक संगीत, लोक नृत्य, कला पथक, लोक साहित्य,
कुछ भी लोक से संबंधित जो है वो परंपरागत मीडिया अनुसंधान के अंतर्गत आता है। फिर लोक कला को लेकर हम अनुसंधान कर सकते हैं। लोक कला के प्रकार कितने हैं, लोक नृत्य के प्रकार भारत में कितने हैं, उन नृत्य के नाम क्या है, नृत्य करने वालों की समस्या क्या है, इनका विकास क्या है, उद्भव क्या है, इतिहास क्या है, इनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, लोक संगीत क्या है, ये कला पथक क्या है, लोक कला नाट्य क्या है, लोकगीत क्या है, लोक साहित्य क्या है, जो परंपरागत रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे व्यक्ति, अर्थात कि एक लोक से दूसरे लोक तक वह पहुंचते हुए ये लोगों तक, अर्थात कि समाज तक वह पहुंचता जाता है। मैंने मीडिया की परिभाषा करते समय ही कहा था कि सामाजिक संदेश किसी माध्यम के द्वारा व्यापक समाज तक जब पहुंचा जाता है तो उसे मीडिया कहते हैं। तो यह समाज ही खुद माध्यम है और समाज खुद अपना संदेश व्यापक समाज तक पहुंचा रहा है, और वो पहुंचाने का माध्यम क्या है, तो वो लोक कला है, लोक गीत है, वो लोक संगीत है, वो लोक नृत्य है, वो लोक कला पथक है, वो लोक नाट्य है, लोक साहित्य के अंतर्गत आ जाता है। तो लोक से संबंधित जो भी है वो लोग अपना संदेश लोक के माध्यम से वह व्यापक समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं। इससे संबंधित जो विषय आते हैं वो मीडिया अनुसंधान के अंतर्गत आ जाते हैं। उनकी अपनी क्या समस्या है, इसे लेकर मुझे याद आता है फणीश्वर नाथ की कहानी है, मेरे जबान पर है ठीक से मुझे, लाल पान की बेगम है, और एक दूसरा एक है कोई आंचलिक कहानी है जिसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं, जिसमें मृदंगिया है जो मृदंग बजाने का काम करता है, जहाँ पर विद्यापत, उत्तर भारत में विद्यापत गाया जाता है। उन विद्यापत वो कला मंडली का एक अंतिम व्यक्ति बचा हुआ जिसका नाम मृदंगिया है। वो मृदंगिया क्या करता है, उस लोक कला प्रकार को बचाने के लिए उसका एक हाथ टेढ़ा हो गया है, फिर भी वो ढोल बजाते हर गांव गांव घूमते रहता है, इसीलिए घूमते रहता है ताकि इस परंपरा को वो जीवित रख सके और उसका कोई वारिस वो ढूंढ सके। उसे एक वारिस मिल जाता है और उस वारिस को वो अपनी परंपरा सौंप कर चला जाता है, वो निश्चिंत हो जाता है कि अब मैं मर सकता हूँ। वो कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी समस्या क्या है, उनके जीवन में आने वाले जो घटनाएं हैं, सामाजिक आर्थिक कोई भी समस्या हो सकती है, क्या चुनौतियां क्या है, क्या समस्या क्या है, उन सब का जहां अध्ययन होता है वो मीडिया अनुसंधान के अंतर्गत आता है। अर्थात कि मैंने पहले ही कहा था कि मीडिया से संबंधित जो विषय है उसका मूल्यांकन जहां किया जाता है वो मीडिया अनुसंधान के अंतर्गत आता है। सीधा और सरल मीडिया से संबंधित विषय जहां पर इसका मूल्यांकन किया जाता है, विषयों का मूल्यांकन जहां किया जाता है मीडिया अनुसंधान के अंतर्गत आ जाता है। फिर मीडिया अनुसंधान की अनुसंधान पद्धति होती है और उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। हम आगे बढ़ते, मीडिया अनुसंधान के कुछ विषय है जिसका शोध पहले हो चुका है विभिन्न पत्रिकाओं में। जब मैं मुझे इस पर कुछ ठीक से मटेरियल नहीं मिल रहा था, डाटा नहीं, क्योंकि संदर्भों की बहुत आवश्यकता होती है तो संदर्भ नहीं मिल रहे थे। जब मैं शोध कर रहा था ऑनलाइन तो मुझे विभिन्न पत्रिकाओं में संदर्भ मिलते गए, तो मैंने सोचा कि ये संदर्भ शोधार्थियों तक पहुंचाना आवश्यक है ताकि शोधार्थी इसे पढ़े और उन्हें एक सही दिशा, उन्हें एक सही मार्गदर्शन जो है वो इस आधार पर मिले। तो मीडिया अनुसंधान के कुछ विषय मैं यहाँ ले रहा हूँ जिसमें से एक फेक न्यूज है जिस पर अनुसंधान और भी किया जा सकता है। फेक न्यूज को लेकर यहाँ पर सबसे पहले एक अनुसंधान किया जाता है, उस अनुसंधान पर एक अनुसंधान किया गया और एक समाचार पत्र में उसे प्रस्तुत किया गया। इसका संदर्भ मैंने अंत में दिया हुआ है, वहां से आप उस लिंक पर जाकर आप जो है इसे पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट प्रोफेसर पवन गोयल और पीएचडी स्टूडेंट सुविक चक्रवर्ती के सहयोग से किए गए काम का हिस्सा है। इसके जरिए उन्होंने फेक न्यूज से संबंधित काम किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे एआई कहते हैं, एरिया में काम करने वाले एसोसिएट प्रोफेसर अनिमेश मुखर्जी ने बड़े डेटा एनालिटिक्स और सूचना सुधार पर काम किया और फिर वे ऑनलाइन पब्लिश मीडिया पर उपलब्ध जानकारी से न्यूज मीडिया आर्टिकल्स में फर्जी समाचार की
पूर्वाग्रह की पहचान की। इसे पूरे प्रोजेक्ट पर काम के दौरान प्रोफेसर के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, कौन सी चीज पूर्वाग्रहों से भरी है और उसे बताना आवश्यक रहा है। इसके लिए रिसर्च टीम ने 3 राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट का 20 साल का डेटा इकट्ठा किया। फिर उस डेटा से 3 मैट्रिक्स के आधार पर पूर्वाग्रह को पहचाना गया। वे तीनों मैट्रिक्स इस तरह है: कवरेज बेसिक, वर्ड चॉइस बेसिक और टॉपिक चॉइस बेसिक। तो ये 3 पद्धति उसने ढूंढी, जिसके आधार पर उसने क्या किया है, उसने फेक न्यूज का अध्ययन किया। पिछले 20 साल का डाटा उसने संकलित किया है और इस मैट्रिक 3 मैट्रिक्स के आधार पर जो है वो अध्ययन करता है और इस आधार पर जो है इन दोनों को अवार्ड मिलता है। ये एक फेक न्यूज के बारे में। दूसरा एक विषय हम देखते हैं, वैक्सीन का ड्राई रन शुरू, पोर्टल पर 1,57,000 स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड। ये एक विषय है। ये शोध किए हुए विषय को मैंने मीडिया से उठाया और उसे मैंने यहाँ पर रख दिया ताकि शोधार्थियों को समझ में आए कि हमें क्या शोध करना है, विषय अर्थात की समस्या कौन सी होनी चाहिए और शोध किस पर करना चाहिए, कैसे करते जाना चाहिए। उसके मैंने कुछ यहाँ उदाहरण मैं यहाँ दे रहा हूँ, जिसमें वैक्सीन का ड्राई रन शुरू, पोर्टल पर 1,57,000 स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड। हम यहाँ देखते हैं, कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश भर के कई इलाकों के साथ पंजाब के सभी 22 जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। वैसे तो अभी पूरे भारत में शुरू हो गया है, अब तो ड्राई रन है, अब तो वैक्सीन देना शुरू हो गया है। इस पर भी एक नया विषय बन सकता है, वो भी शोध का विषय बन सकता है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि पहले चरण में जिला अस्पतालों, सब डिवीजन में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। अभी तक पोर्टल पर कुल 1,57,020 जो है 0-20 स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड किया गया है। इससे पहले पड़ोसी राज्य हरियाणा में इस रण में 3,300 लाभार्थी शामिल हुए। इस जिले में स्लम क्षेत्र सहित 3 शहरी, 3 ग्रामीण इलाके मिलाकर 6 चिन्हित सेशन साइट पर 132 सत्र आयोजन किए गए। कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 2 और 3 जनवरी को पटियाला में यह पूर्वाभ्यास किया गया। शुक्रवार को फिर प्रदेश के सभी जिलों में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी। इस अभियान में यूएनडीपी, WHO, स्वास्थ्य विभाग का सहयोग कर रहे हैं। इस बारे में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्वाभ्यास का मकसद टीकाकरण के पूरे तरीके को समझना है ताकि असली टीकाकरण के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके। अभ्यास के लिए कोविन का टेस्ट लिंक तैयार कर दिया गया है। तो इस तरह से एक विषय और एक विषय जहां मैंने स्वयं बनाया है, प्रश्न बनाकर छोड़े हैं ताकि शोधार्थी इस आधार पर एक नए शोध को कर सके। अभी हाल ही में बड़ा ही ज्वलंत विषय चल रहा है, सोशल मीडिया व्हाट्सएप की नई पॉलिसी। आज चारों तरफ एक भय का माहौल है। सोशल मीडिया ने अपनी नई पॉलिसी बदल दी। उस पॉलिसी के तहत क्या हुआ, उस पॉलिसी को लेकर जो हमारे मन में जो जब हम शोध करेंगे तो प्रश्न चिन्ह क्या उठते कि ये क्या है, क्यों परिवर्तन हुआ, व्हाट्सएप की क्या समस्या है, आखिर क्या समस्या थी, फिर इसका यूजर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, फिर विश्वसनीयता की कितनी इसकी विश्वसनीयता होगी, क्या व्हाट्सएप ऐप यूजर की निजी जानकारी बेच रहा है। ऐसे कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं और फिर इस प्रश्नों के आधार पर हम इस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम इसका शोध करते हैं, जब जी न्यूज पर जो DNA आता है चौधरी जी का, तो उसका मैंने यहाँ लिंक दिया हुआ है, आप बाद में देख सकते हैं। तो उसमें व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर विस्तार से बात की गई है कि आखिर व्हाट्सएप चाहता क्या है, वो किस प्रकार से यूजर का डाटा ले रहा है, यूजर को अनुमति मांग रहा है, वो अपनी दादागिरी कर रहा है। और जब हम अनुमति देते तो हमारे मोबाइल के भीतर का सारा डाटा, जिसे हम गैलरी करते हैं, जिसे हम कांटेक्ट करते हैं, वो जिसे ईमेल आईडी करते हैं, वो सब का वो इस्तेमाल कर सकता है। और वह व्हाट्सएप को जो क्यों जरूरत पड़ रही है, वो डाटा को लेकर क्या करना चाहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि वह आजकल मार्केटिंग का जमाना है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है।
तो डिजिटल मार्केटिंग को एक डाटा की जरूरत है, उन्हें यूजर की जरूरत है, उन्हें उपभोक्ता की जरूरत है। वह सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के जरिए डाटा, अलग अलग कंपनियों को वो डाटा बेचा जाएगा, और बेचने के बाद फिर वो वहां शोध किया गया कि कौन से व्यक्ति की को क्या पसंद है, वो किस क्षेत्र में रुचि रखता है, उसे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, वो क्या खरीदना चाहता है, क्या नहीं खरीदना चाहता है। इन सभी बातों का अध्ययन यहाँ किया जाता है और वो डाटा कंपनियों को बेचा जाता है लाखों करोड़ों में। और ये क्या है? ये भी शोध है। डाटा को संकलित करना, फिर अनुसंधान करता उसे एक ढांचे में बिठाता है, और वो अनुसंधान, वो शोध, वो क्या, वो डाटा कहाँ भेजा जाता है? वो मार्केट को भेजा जाता है। विभिन्न प्रकार के मार्केटिंग कंपनियां होती है, इंटरनेशनल, नेशनल कंपनियां होती है, उन नेशनल कंपनियों को वो डाटा बेचा जाता है। और ये डाटा बनाने वाला कौन है? अनुसंधान करता। अब ये अनुसंधान करता क्या कर रहा है? मीडिया अनुसंधान कर रहा है। मीडिया अनुसंधान करके वो मार्केट में बेच रहा है। और यही कारण है कि मीडिया में मीडिया अनुसंधानकर्ताओं की आज बहुत डिमांड है, मांग बढ़ गई है। जो अच्छा मार्केटिंग अनुसंधान कर सकता है, जो मीडिया अनुसंधान कर सकता है, ऐसे अच्छे शोधार्थियों की मांग लगातार बढ़ते जा रही है। ये जो हम न्यूज चैनलों में देखते हैं, जो समाचार पत्रों में हम डाटा देखते हैं, वो कौन करता है? वो मीडिया अनुसंधान करता है, अर्थात कि शोध करता, शोधार्थी वो शोध करता है, और वो डाटा हमारे सम्मुख आता है। और वो जो शोधार्थी है वो कोई फ्री में काम नहीं कर रहा, वो लाखों रुपए की कमाई कर रहा है। अब आने वाला समय मीडिया अनुसंधानकर्ताओं का समय होगा, जहां पर लाखों के रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। अब रोजगार का क्षेत्र बदल गया है। मीडिया अनुसंधान के क्षेत्र में जो शोधार्थी जाएगा, वो फिर रोजगार उसे अवश्य मिलेगा। वो अपनी खुद की कंपनी खोल सकता है। डाटा इकट्ठा करना, जैसे कि व्हाट्सएप ने डाटा इकट्ठा किया, बेच दिया, वैसे डाटा इकट्ठा करके वो डाटा बेच सकता है। वो संदर्भ इकट्ठा करके संदर्भ बेच सकता है। और बहुत सारे कंपनियों को ऐसे अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता है। इसीलिए वो कंपनियां आज लोकप्रिय बनते जा रही है, वो अमीर बनते जा रही है। अब देखते हैं हम मीडिया अनुसंधान का रेखा चित्र डिजाइन क्या होता है, जिसमें हम समस्या, परिकल्पना, संदर्भ संकलन, संदर्भ विश्लेषण, निष्कर्ष और संदर्भ सूची के रूप में इसे विभाजित कर सकते हैं। कोई भी अनुसंधान जब हम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है? किसी समस्या का चयन करना होता है। जैसे हमने अभी दो विषयों को देखा, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी, ये एक समस्या है, विषय है। फिर इस विषय को लेकर हम क्या करते हैं? परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना यानी क्या? अंग्रेजी में जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। सरल शब्द में यदि कहा जाए तो आभासी आलेख, आभासी शोध, जिसे हमने पूरा कर दिया है। लेकिन कैसा पूरा किया है? आभासी रूप में। अभी वो कागज पर उतरा नहीं है, शोध हमने पूरा कर दिया है। कहां पर? हमारे, हम देख रहे थे मीडिया अनुसंधान का रेखा चित्र डिजाइन। किसी भी मीडिया अनुसंधान का जो रेखा चित्र होता है वो डिजाइन होता है। बिना डिजाइन के वह शोध पूरा नहीं होता है। तो सबसे पहले उसका डिजाइन बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले एक समस्या ली जाती है। जो शोध हम कर रहे हैं उस शोध के लिए समस्या अर्थात कि कोई विषय लिया जाता है। जैसे अभी कुछ विषयों का अध्ययन हमने किया था। फेक न्यूज से संबंधित हो, या टीकाकरण से संबंधित हो, या फिर व्हाट्सएप पर नई पॉलिसी के संबंधित विषय क्यों न हो। तो सबसे पहले समस्या ली जाती है और फिर एक परिकल्पना की जाती है। परिकल्पना को मैं परिभाषित कर रहा था बड़े ही सरल आसान से शब्दों में। परिकल्पना को जैसे कि अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहा जाता है। परिकल्पना क्या है? जिसे मैंने सरल शब्दों में कहा था कि परिकल्पना एक आभासी पूर्ण आलेख है, पूर्ण शोध है। आभासी, जो कागज पे उतरा नहीं है, लेकिन कागज पे उतरने से पहले हमने अपने दिमाग में वो शोध पूरा कर लिया है। उसकी हमने परिकल्पना की है, उसकी हमने फैंटेसी कर ली है कि मैंने मेरे दिमाग में एक ढांचा बना लिया और उसको मैंने
एक विशेष निष्कर्ष तक मैं लेकर चला गया, उसका हल भी मैंने बता दिया और उसे समाप्त भी कर दिया, और मेरे दिमाग में वो एक आलेख पूरी तरह से तैयार है। अब मुझे इसे कागज पर उतारना है। तो कागज पर उतारने से पहले जो दिमाग में होता है उसे हम परिकल्पना कहते हैं, जिसे आभासी शोध कहा जाता है, आभासी पूर्ण आलेख कहा जा सकता है, जिसे परिकल्पना हाइपोथेसिस कहा जाता है। मुझे लगता है कि इससे सरल और कोई परिभाषा या अर्थ नहीं हो सकता है। वैसे परिकल्पना को लेकर तो एक लंबा चैप्टर बना हुआ है, प्रकरण बना हुआ है, उसे समझते समझते नए शोधार्थी का उसकी तो जान ही निकल जाएगी। वो सोचेगा कि मैं शोध करूं या केवल परिकल्पना को समझते रहूं। तो यदि ये सामान्य अर्थ में उसे समझ में आता है तो वह आगे बड़े आसानी से बढ़ जाता है। तो यहाँ आभासी शोधालेख पूरी तरह से तैयार कर लेना वो परिकल्पना हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस परिकल्पना को जब हम कागज पर उतारते हैं तो उसके लिए हमें संदर्भों का संकलन करना पड़ता है। बिना संदर्भों का कोई आलेख होता ही नहीं है, कोई शोध पूरा होता ही नहीं है, क्योंकि शोध का अर्थ ही होता है कि वहां पर संदर्भ दिए जाए। यदि कोई शोध भी कर लेता है उसमें संदर्भ नहीं है तो उसे हम केवल लेख के रूप में स्वीकृत करते हैं। उसमें जब संदर्भ डालते हैं, संदर्भ संकलन करते हैं, तो उसे हम शोध के रूप में संकलित करते हैं। तो ये संदर्भ के दो प्रकार का होता है, प्राथमिक संकलन और द्वितीयक संकलन। अब प्राथमिक संकलन क्या है? प्राथमिक संकलन यह मुलाकात के द्वारा, इंटरव्यूज के द्वारा, या खुद जाकर वहां जहां हमारा विषय से संबंधित जो क्षेत्र है वहां जाकर संदर्भ संकलन करना, किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेना, सर्वे करना, ये प्राथमिक संकलन क्या आता है। तो द्वितीयक संकलन में पहले किसी ने काम किया हुआ है या इस आधार पर कोई किताबें लिखी हुई है जो ठोस रूप में है, उसे हम द्वितीयक संकलन के रूप में देखते हैं। अक्सर आजकल हम द्वितीयक संकलन के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन मीडिया अनुसंधान में इन दोनों संदर्भ संकलन का प्रयोग किया जाता है, आवश्यकता होती है। अधिकतर प्राथमिक संकलन तो इसके बिना तो मीडिया अनुसंधान हो ही नहीं सकता, इसमें प्राथमिक संकलन तो होना ही होना है। चौथा है, जो संदर्भ हमने इकट्ठा किया है उस संदर्भ का हमें विश्लेषण करना पड़ता है। बिना संदर्भ के विश्लेषण की शोध पूरा नहीं होता है। जो समस्या ली गई है उस समस्या से संबंधित परिकल्पना बनाई, उससे संदर्भ जोड़े गए हैं, उसी समस्या से संबंधित संदर्भ जो है उसका विश्लेषण हम करते हैं और फिर हम किसी निष्कर्ष तक जाकर पहुंचते हैं और हम अपना कोई निष्कर्ष या कोई मत वहां हम उस निष्कर्ष में पहुंचाते हैं। और अंत में जिन संदर्भों का हम प्रयोग कर रहे हैं उस संदर्भों की हम सूची जो है अंत में देते हैं, वो संदर्भ की सूची अंत में आ जाती है। यह हुआ मीडिया अनुसंधान का रेखा चित्र। इससे अधिक बिंदु भी रखे जा सकते हैं। फिर संदर्भ को लेकर भी एक विस्तार से 1 घंटे तक बात किया जा सकता है। संदर्भों के प्रकार भी होते हैं, लगभग 10-15 प्रकार है संदर्भों के, उस पर एक अलग वक्तव्य हो सकता है। फिर संदर्भ लिखने की अलग शैली होती है कि पहले पुस्तक का नाम, फिर लेखक का नाम, फिर संस्करण वर्ष, फिर ये कहाँ का प्रकाशन है, किस पृष्ठ से लिया गया है आदि। संदर्भ के एक श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला के अंतर्गत इसे रखा जाता है। ऐसे संदर्भों के लगभग 10 से 15 प्रकार है। वो अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई कोष्टक प्रकार होता है, कोई सामान्य लेखक रचना लेखक प्रकार होता है। ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं। वो एक अलग विषय है शोध का। मैं शोधार्थियों के लिए ये विषय दे रहा हूं ताकि शोधार्थी संदर्भ सूची को लेकर एक नए विषय को लेकर भी वो अपना शोध पूरा कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इन 6 बिंदुओं पर अलग से वो शोध कर सकता है, ये शोध का विषय हो सकता है, या मीडिया अनुसंधान का रेखा चित्र इस पर शोध का विषय शोधार्थी विषय ले सकता है और उस पर शोध कर सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। मीडिया अनुसंधान रेखा चित्र अर्थात कि रिसर्च डिजाइन से डिजाइन को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अनुसंधान की विविध विधि या पद्धतियां विशेष मैं जब भूमिका ले रहा था उसी समय मैंने बता दिया था कि विशेष क्षेत्र के अनुसार शोधार्थियों ने नए नए शोध पद्धतियों को जन्म दिया है।
जिसमें कई शोध पद्धतियों का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें से मुझे जितनी पद्धतियां मिल सकी उन पद्धतियों को मैंने यहाँ, जो लोकप्रिय पद्धतियां उन्हें मैंने यहाँ पर लिया। इससे भी अलग शोध पद्धतियां हो सकती है, जिसमें गुणात्मक है, मात्रात्मक शोध पद्धति है, प्रयोगात्मक है, ऐतिहासिक है, तुलनात्मक पद्धति है, जैसे मैंने यहाँ अंग्रेजी में भी यहाँ दिया हुआ है, विवरणात्मक है, विश्लेषणात्मक है, अनुप्रयुक्त है, आधारभूत है, अवधारणात्मक है, नैदानिक है और वैज्ञानिक है। इस प्रकार से शोधार्थियों ने कई शोध पद्धतियों को जन्म दिया है। मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि ये जो शोध पद्धतियां है, इसे भी किसी शोधार्थी ने शोध किया है, ये भी शोध है। और उस शोध, जिसने शोध किया है शोध पद्धति, और उस शोध पद्धति पर हम विशेष क्षेत्र के अनुसार जो है वो हम शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें फिर मीडिया अनुसंधान आता है। फिर मीडिया अनुसंधान का क्या विधि पद्धति क्या है, फिर वो मीडिया अनुसंधान कौन सी पद्धतियों का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मीडिया अनुसंधान जो है गुणात्मक पद्धति, मात्रात्मक पद्धति का इस्तेमाल करता है। वो गुणात्मक और मात्रात्मक पद्धति का मिश्रित रूप भी इस्तेमाल करता है। कभी वो गुणात्मक पद्धति का इस्तेमाल करता है, कभी मात्रात्मक पद्धति का, कभी मिश्रित पद्धति का वो आधार लेता है, इन विधियों का वो आधार लेता है। तो इन तीनों के आधार पर मीडिया अनुसंधान जो है वो किया जाता है। ये हम गुणात्मक पद्धति क्या है और मात्रात्मक पद्धति क्या है उसे संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ गुणात्मक पद्धति को हम क्वालिटिव कहते हैं और मात्रात्मक पद्धति को क्वांटिटिव पद्धति कहते हैं। गुणात्मक पद्धति का संबंध विषय से है, जिसे मैंने विषयनिष्ठ कहा। तो मात्रात्मक पद्धति का संबंध क्वांटिटी अर्थात मात्रा अर्थात संख्या से है, अर्थात कि वस्तुनिष्ठ यह पद्धति होती है। सबसे पहले समझने वाली बात क्या है, मात्रात्मक का संबंध संख्या से होता है। इसका डाटा जो संकलित किया जाता है, इसका जो संदर्भ संकलित किया जाता है, वो किस आधार पर होता है, संख्या के आधार पर संकलन होता है। मैंने दूसरा ही बिंदु यहाँ दिया हुआ है, संख्या के आधार पर आधारित ये होता है और संख्या के आधारित विषयों का यहाँ मूल्यांकन किया जाता है। तो वहीं पर यह विषयनिष्ठ होता है और विषय जो समस्या होती है उस समस्या का समाधान शोधार्थी के दृष्टिकोण पर निर्भर होता है। या वो कभी कल्पना का भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन मात्रात्मक में जो डाटा दिया गया उसी डाटा का जैसे कि वैसा प्रयोग उसे करना ही पड़ता है, उस संख्या का प्रयोग करना ही पड़ता है। जैसे कि मैंने उदाहरण अंत में दिए हुए, जनमत वाला है, कोविड-19 वाले उदाहरण दिए हुए हैं, वो हम बाद में देखेंगे। या गुणात्मक पद्धति गुण आधारित होती है कि हम जो विषय ले रहे हैं, जो समस्या ले रहे हैं, उस विषय का गुण क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसका स्तर क्या है, उस गुण को लेकर गुणात्मक पद्धति में जो है इसका अध्ययन जो है गुण के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ इसका संकलन जो है, जानकारी संकलन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत का प्रयोग किया जाता है, और वहीं पर मात्रात्मक भी जो है उसमें भी जानकारी संकलन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत का प्रयोग किया जाता है। मैंने इससे पहले अभी रेखा चित्र जब हमने देखा था रिसर्च डिजाइन में, उसमें संदर्भ संकलन को हमने दो भागों में विभाजित किया था, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के बारे में, जिसे सर्वे, मुलाकात, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स के रूप में संबोधित किया जाता है। ये प्राथमिक संकलन है। प्राथमिक संकलन में जिस समस्या का समाधान करना है वो शोधार्थी क्या करता है, वो बाहर निकलता है, जो विशेष क्षेत्र है उस विशेष क्षेत्र में जाता है, वह सर्वे करता है, मुलाकात करता है, रिकॉर्ड्स बनाता है, रिपोर्ट्स तैयार करता है। और यहाँ गुणात्मक में भी सर्वे होती है, मुलाकात होता है, रिकॉर्ड्स होता है, रिपोर्ट्स भी होते हैं, और साथ में जो पहले डाटा लिखा हुआ है उस पर भी काम किया जाता है। तो अगला वाला इसमें हम देखते हैं संख्या आधारित परीक्षण इसमें नहीं होता है, इसमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुणात्मक जब हम पद्धति का जब प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें संख्या तो आ जाती है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य विषय होता है,
बल्कि संख्या नहीं, विषय को ज्यादा प्राधान्य देता है, प्राधान्य यहाँ दिया जाता है, और संख्या को कम प्राधान्य दिया जाता है। संख्या इसमें कुछ मात्रा में होती है, लेकिन संख्या या पूरी तरह से जो है, जिस तरह से यहाँ मात्रात्मक इसमें वस्तुनिष्ठ होता है, वो वस्तुनिष्ठ नहीं है। यहाँ मात्रात्मक जो है वह संख्या आधारित परीक्षण ही मूल होता है, जबकि यहाँ मूल जो है वह संख्या आधारित नहीं होता है। वो किस पर होता है? वो विषय आधारित होता है, विषय को लेकर ही वहां किया जाता है। विश्लेषण पर अधिक बल जो है वह गुणात्मक शोध में दिया जाता है, और मात्रात्मक में जो है वो परियोजना में अधिक समय की आवश्यकता होती है, और वह स्वयं वहां जाता है, वहां जाकर वो ज्यादा समय देकर सर्वे करता है, उसका मुलाकात लेता है, रिपोर्ट जमा करता है, कहीं लिखा हुआ है तो वहां का डाटा संकलन करता है, और फिर वो काम करता है। इसके मैंने उदाहरण दिए हैं। या मात्रात्मक का उदाहरण हम जनमत देखते हैं, जिसे एग्जिट पोल के रूप में संबोधित किया जा सकता है। एग्जिट पोल को लेकर मुझे ज्यादा बात कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब भी चुनाव आता है, चुनाव से पहले जो एक अंदाजा लगाया जाता है, जो नतीजे लगाए जाते हैं, अंदाजा लगाकर जीतने की संभावनाएं अभिव्यक्त की जाती है, वो किस आधार पर की जाती है? ये कहां से डाटा संकलित होता है? इसके लिए कोई व्यक्ति होते हैं, ये व्यक्ति जाते हैं, चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, वहां जनमत देखते हैं, और जनमत देखकर वो डाटा संकलित करते हैं कि किस पक्ष को ज्यादा बहुमत मिलेगा। वो किसी पंजे को मिलेगा, किसी कमल को मिलेगा, या अन्य किसी चिन्ह को मिलेगा। वो जाएगा, समाज में पूछेगा जाकर, और फिर वो डाटा संकलित करेगा, मुलाकात लेगा, सर्वे करेगा, और वो सारा डाटा जमा करेगा। और ये डाटा कहाँ जाता है? फिर मीडिया में जाता है, वो समाचार पत्रों में जाएगा, वो टेलीविजन में जाएगा, न्यूज चैनलों में जाएगा, वो रेडियो में जाएगा, और वहां पर फिर जनमत एग्जिट पोल प्रस्तुत किया जाएगा। ये जो शोध है वो मात्रात्मक शोध है, और ये शोध कौन कर रहा है? शोधार्थी करता है। शोधार्थी समाज में जाते हैं बहुत सारे, कोई एक शोधार्थी के जरिए थोड़ी होता है, उन्हें बहुत सारे शोधार्थियों की आवश्यकता होती है। वो अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, और वहां जाकर वो सारा डाटा संकलित करते, संदर्भ संकलित करते हैं, और उसका विश्लेषण वो प्रस्तुत करते हैं, और वो सारा संकलन फिर मीडिया के जरिए हम तक पहुंचता है। ये मीडिया अनुसंधान है, जो मात्रात्मक पद्धति में जिसे हम देखते हैं, जिसे संख्या, महाविद्यालय की छात्रों की संख्या को लेकर सर्वे, कोविड-19 को लेकर व्हाट्सएप का बदलता रूप, मैंने अभी कहा कि व्हाट्सएप ऐसा क्यों कर रहा है, फिर वो डाटा इकट्ठा कर रहा है, डाटा इकट्ठा करने वाले अलग अलग लोग हैं, फिर ये डाटा अर्थात किस संख्या होती है, ये संख्या जमा कर रहा है, और फिर वो कंपनियों को वो उसे बेचेगा, और फिर कंपनी डाटा मंगाती है, उसे जो आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार। वहीं पर गुणात्मक एक अलग होता है, जो विषय निष्ठ होता है, इसमें संख्या होती है, लेकिन प्रमुख इसका परीक्षण किस आधार पर होता है? तो विषय के आधार पर होता है, जिसमें हम शिक्षा व्यवस्था को लेकर देख सकते हैं। अब शिक्षा व्यवस्था, या स्कूली शिक्षा व्यवस्था, महाविद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था, पीएचडी करने वालों की ये जो शिक्षा है, फिर इसका छात्र जो है, इस शिक्षा व्यवस्था का पाठ्यक्रम कैसा है, इसका स्तर कैसा है, ये जहां पर पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाने का स्थान कैसा है, ये स्थान कितने प्रकार की है, फिर ये पढ़ाए जाने वाले व्यक्ति का स्तर क्या है, पढ़ाया जाने वाला स्तर क्या है, इसका प्रभाव छात्रों पर क्या पड़ रहा है, क्या छात्र पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण वो पाठ्यक्रम उपयोगी सिद्ध हो रहा है, क्या पाठ्यक्रम के प्रभाव के कारण ये छात्र अलग अलग क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं, क्या ये गुणात्मक है, क्या यह स्तरीय शिक्षा है, व्यवस्था है? यही कारण है कि इस पर व्यापक शोध किया गया, और अब एक शिक्षा पद्धति को ही बदल दिया गया। लगभग 100 साल से भी ज्यादा जो मैकॉले ने जो शिक्षा पद्धति आरंभ कर दी थी, उस शिक्षा पद्धति को यह बदलने का निश्चित भारत ने कर लिया है। पूरी तरह से भारतीय शिक्षा पद्धति को लागू करना है हमें। फिर वो शिक्षा पद्धति कोई ऐसे ही नहीं आया, उसके लिए समिति टीम गठित की गई थी, उसमें शोध किया गया था, उसका प्रभाव का शोध किया गया था, और ये पूरी तरह से, ये नहीं है कि पूरी तरह से भारत के शिक्षा व्यवस्था पर लाद दिया गया, या ऐच्छिक दिया गया है कि प्रत्येक राज्य को उस शिक्षा व्यवस्था को अपनाना है या नहीं अपनाना है।
फिर उसका शोध, फिर इस पर भी शोध किया जाएगा। एक 10 साल ये पद्धति चलाई जाएगी, फिर इसका प्रभाव, इसका मूल्यांकन किया जाएगा, बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव देखा जाएगा, क्या ये उपयोगी है, क्या सच में ये रोजगार इन्हें मिल रहा है, क्या ये आत्मनिर्भर बन रहे हैं, क्या बेरोजगारों की संख्या कम हो रही है, आदि शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुणात्मक पद्धति, क्वालिटिव पद्धति में जो है उसका गुण देखा जाता है, उसका स्तर देखा जाता है, और स्तर देखकर मीडिया अनुसंधान करता, शोधार्थी उसका शोध करता है, सर्वे के जरिए, मुलाकात, रिकॉर्ड्स के जरिए, रिपोर्ट्स के जरिए, या पहले किसी शोधार्थी ने काम किया हुआ जिसे हम दुय्यम स्रोत कहते हैं, दुय्यम संदर्भ कहते हैं, वहां से वो इस पर वो अध्ययन करेगा। वहीं पर मात्रात्मक जो है वस्तुनिष्ठ होता है, जो डाटा होता है वो डाटा जैसे कि वैसे ही बताना पड़ता है, वो संख्या आधारित होता है। सर्वे, मुलाकात, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स के जरिए शोधार्थी अपना शोध प्रस्तुत करता है और तभी वो हमारे सम्मुख पहुंचता है। अब जनमत मीडिया के जरिए हम तक पहुंच रहा है, अब ये भी एक शोध का विषय है। देखिए, इस समय जनमत देखने वाले लाखों की तादाद होगी, इस समय मीडिया की टीआरपी बढ़ेगी, ये भी एक शोध है। फिर टीआरपी कितना बढ़ रही है, लोग जितने ज्यादा चैनल को देखेंगे उतना उसका टीआरपी बढ़ेगा, अर्थात कि उसका जीडीपी रेट बढ़ेगा, उसमें विज्ञापन ज्यादा दिए जाएंगे, कंपनी उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन देगा और लाखों की कमाई वहां पर होगी। क्रिकेट का क्षेत्र हो या अन्य कोई युद्ध चल रहा है तो लाखों करोड़ों लोग उसे एक साथ देखते हैं, उस समय टीआरपी अपने आप बढ़ जाती है। आजकल के न्यूज चैनलों में टीआरपी पर ज्यादा बल दिया जाता है, ऐसे विषयों को लिया जाता है जिसे लोग ज्यादा देख सके, और लोग जब ज्यादा देखेंगे तब कंपनी उन्हें विज्ञापन देगी, और कंपनी जब विज्ञापन देती है तो करोड़ों रुपए में विज्ञापन देती है, और ऐसे समय में न्यूज चैनलों को अरबों रुपए की कमाई वो करता है। यहाँ पर मीडिया का भी फायदा, यहाँ उस कंपनी का भी फायदा हो रहा है और उस मीडिया का भी फायदा हो रहा है, दोनों का यहाँ फायदा हो रहा है। तो यह भी एक शोध का विषय होता है जो मीडिया अनुसंधान के जरिए मीडिया अनुसंधान की पद्धति के जरिए शोध किया जा सकता है। मैंने कहा गुणात्मक और मात्रात्मक का मिश्रित रूप भी एक होता है। मिश्रित, वो कभी गुणात्मकता का प्रयोग करता है तो कभी मात्रात्मकता का प्रयोग करता है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें मिश्रित पद्धति का प्रयोग करना पड़ता है, कभी उसमें संख्या आ जाती है तो कभी उसमें प्रभाव, उसका गुण, कभी उसका स्तर बताना पड़ता है। तो ऐसे इसमें मिश्रित पद्धति का प्रयोग भी जो है मीडिया की अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। यूं कहा जाए कि कोई भी अनुसंधान पद्धति परिपूर्ण होती है या नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। परिपूर्ण होती है या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह है। अगर परिपूर्ण नहीं है तो शोधार्थी क्या करते, जो पद्धति परिपूर्ण नहीं है उसे पूर्ण करने का काम आने वाला अगला शोधार्थी करता है। पुराने विषयों में नए की शोध वह करता है और नई पद्धति को वो जन्म देता है, या उस शोध पद्धति को वो परिपक्व बना देता है। हो सकता है कि मैंने जो शोध किया है उसमें नयापन हो या कमी भी हो, लेकिन ये उपयोगी जरूर होगा। आने वाले जो शोधार्थी है वो शोधार्थी इस पर शोध करेंगे, इसमें जो कमियां हैं उसे ढूंढेंगे और उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैंने जिसे लोक में होता है कि एक के जरिए दूसरे के जरिए तीसरे तक जैसे पहुंचाया जाता है, वैसे मैं एक लोक हूं, मेरे जरिए मैंने आप तक पहुंचाया। आप शोधार्थी है, फिर शोधार्थी क्या करेगा, इसमें कुछ कमी है तो वो शोध करेगा, उसे पूरा करने का प्रयास करेगा और उसे परिपक्व बनाने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से हम मीडिया अनुसंधान की विधि पद्धति को यहाँ देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ चित्र भी यहाँ दिए हैं विषय को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जो उसी समय बताना चाहिए था। गुणात्मक पद्धति में बच्चों पर होने वाले जो प्रभाव होते उसका एक शोध किया गया, किसी शोधकर्ता ने शोध किया और वो शोध समाचार पत्र में प्रस्तुत किया गया। फिर यहाँ दिया गया है कि इन 4 तरीकों से बच्चों को बताए सही गलत में अंतर क्या है। अब यहाँ 4 तरीके बताए गए, बच्चों के सामने दया और सहानुभूति पेश करे, सही गलत के उदाहरण दे और अंतर को हाईलाइट करे, कहानियों के सहारे सही गलत भावनाओं के बारे में बताए, गेम प्लान करे और सही गलत चुनने का विकल्प दे। फिर अच्छे मैनेजर और एटिकेट्स के फायदे कैसे होते हैं, मैनर्स, अच्छे मैनर और एटिकेट्स के फायदे क्या होते हैं, व्यक्तित्व का निखारता कैसे है, संवेदनशील और गंभीरता बनाता है,
सही गलत में फर्क पता चलता है, इससे रिजल्ट ओरिएंटेड बनता है, भावनाओं पर कंट्रोल रहता है। ये सब कैसे हुआ? ये शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भी इसे हम ले सकते हैं। बच्चों पर पड़ने वाला जो प्रभाव, उसका किसी शोधार्थी ने शोध किया। एक उसने हाइपोथेसिस का विषय लिया, अर्थात की समस्या ली, विषय लिया, और उस विषय को लेकर गुणात्मक पद्धति के आधार पर जो मीडिया अनुसंधान में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उस आधार पर उसने विश्लेषण किया, मूल्यांकन किया, और एक निष्कर्ष पर जाकर उसने हम तक ये पहुंचाया। एक समाज के द्वारा संदेश व्यापक रूप में किसी मीडिया के माध्यम से जब व्यापक रूप में समाज तक पहुंचाया जाता है तो मीडिया कहलाता है, वो माध्यम मीडिया कहलाता है। उस माध्यम के जरिए संदेश हम तक पहुंच रहा है, और वो संदेश क्या है, वो विषय है, और विषय क्या है तो किसी मीडिया अनुसंधानकर्ता द्वारा शोध किया गया विषय जो हमारे सम्मुख मीडिया के जरिए प्रस्तुत हुआ। ऐसा ही एक दूसरा एक विषय जो है मात्रात्मक का उदाहरण देखिएगा। देश में कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो उसे लेकर डाटा संकलन रोज होता है। इसके वेबसाइट बने हैं कि रोज कितने लोग मर रहे हैं, कहाँ कितने लोग बच रहे हैं, कितने लोगों को कोविड-19 हो गया, कितने लोग रिकवरी हो रहे हैं, कितने लोग अस्पताल में एडमिट है, कितने लोग मर रहे हैं, आदि इस सब का डाटा तैयार किया जाता है। अभी ये हाल ही का एक डाटा है, 10 दिन पहले का डाटा होगा। देश में रिकवरी रेट 95.8% हुआ। ये किसी ने शोध किया, उसने संख्या को इकट्ठा किया, और डाटा उसने इकट्ठा किया। 17 जुलाई से लेकर 25 दिसंबर का यह डाटा यहाँ दिखाई देता है। यहाँ 25 दिसंबर वाला डाटा है, यहाँ 15 दिसंबर वाला डाटा है। ये संदर्भ है, और संदर्भ का विश्लेषण उसने क्या किया, एक ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत किया। वैसे क्रिकेट के क्षेत्र में किसने कितने रन बनाए, उस रन को लेकर भी शोध किया गया है कि सचिन खेलकूद के क्षेत्र में, खेलकूद का विषय, तो किसने कितने रन बनाए, वो मात्रात्मक पद्धति के आधार पर वो आंकड़े प्रस्तुत करता है। ये आंकड़े यूं ही थोड़े चले आते हैं, या आंकड़े हमें किसी ने तो शोध किया है, वो आंकड़े जमा किया है। हर प्रत्येक खेल में कितने उसने रन बनाए, कहीं तो उसने लिखा होगा, और सबका संकलन बनाया, और फिर उसका विश्लेषण किया, और विश्लेषण करके एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित ढंग से उसने क्या किया, मीडिया के माध्यम से चित्र वगैरह लगाकर वो जो है हमारे सामने उसने प्रस्तुत कर दिया। ये मीडिया अनुसंधान, ये मीडिया अनुसंधान का मात्रात्मक रूप है, जो खेल कूद का रूप दिखाई देता है। फिर अंत में जो है 9वां जो बिंदु है, जिसे हम मीडिया अनुसंधान की उपयोगिता और आवश्यकता कहते हैं। मीडिया अनुसंधान आज इतना आवश्यक क्यों बन गया है, इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है, इतना उपयोगी क्यों बन गया है? क्या कारण है कि आज संगोष्ठियों का विषय बन गया, चर्चा का विषय क्यों बन गया है? क्या कारण है कि मेरे जैसे शोधार्थियों को ऐसे विषयों पर शोध करके राष्ट्रीय संगोष्ठी पर बात करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? क्या उपयोगिता हो सकती है? इन सारे प्रश्न जो इस उपयोगिता शीर्षक के अंतर्गत, ये भी शोध का विषय शीर्षक के अंतर्गत शोध किया जा सकता है, जिसे मैंने यहाँ बिंदुओं में बताया है। मीडिया अनुसंधानकर्ताओं की बाजार में आज मांग है। आज बहुत प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो मुद्रण माध्यम हो, रेडियो माध्यम हो, टेलीविजन माध्यम हो, या प्राइवेट चैनल है, या सरकारी चैनल है, या कम्युनिटी चैनल है, एजेंसीज है, बहुत सारे प्रकार है, विज्ञापन का क्षेत्र है, कंपनी, प्रत्येक क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में। अभी तो मार्केटिंग रिसर्च की एक नई पद्धति का जन्म हुआ। ये बात करते हुए मुझे याद आया कि मार्केटिंग रिसर्च पद्धति आ रही है अभी। वास्तव में इसे मीडिया रिसर्च के अंतर्गत ही रखना चाहिए, लेकिन एक अलग रूप में मार्केटिंग रिसर्च आ रहा है, और उस पर सिलेबस बनाया गया, उस पर कोर्स बनाया गया है, और वो कोर्स करके जो कोर्स करता है मार्केटिंग रिसर्च के अंतर्गत जाता है, वो उसे लाखों रुपए की वो नौकरी करता है वहां पर। तो आज मीडिया अनुसंधान की बाजार में बहुत मांग है, जो अच्छा अनुसंधान करता है, तो ऐसे अनुसंधानकर्ताओं की मांग है। रोजगार के अब हजारों लाखों अवसर प्राप्त होने लगे हैं। मीडिया अनुसंधान का पाठ्यक्रम बन गया है। जैसे कि मैंने आरंभ में ही कह दिया था, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल में बीएससी का पाठ्यक्रम जो है मीडिया अनुसंधान पर बनाया गया है, ना कि मीडिया पर बनाया गया है। मीडिया और मीडिया अनुसंधान, ये दो बातें हैं। मीडिया रिसर्च कैसे किया है, मीडिया रिसर्च की जो पद्धति होती है उस पर पाठ्यक्रम बनाया गया है, एमएससी का पाठ्यक्रम बनाया गया है। आप चाहे तो वहां पाठ्यक्रम में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, या आप अपने विश्वविद्यालय में ऐसा पाठ्यक्रम नए से शुरुआत कर सकते हैं।
इससे आर्थिक प्रगति हो रही है। मीडिया अनुसंधान के कारण आर्थिक प्रगति होती है, क्योंकि आंकड़े प्रस्तुत होते हैं, आंकड़े प्रस्तुत होने के कारण मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के कारण लाखों करोड़ों की कमाई मार्केट को हो रही है, मीडिया को हो रही है। और जहां जब कमाई जो है मार्केट में, मीडिया में इनकी कमाई होती है, तो पूरे भारत की कमाई को इकट्ठा किया जाता है कि संपूर्ण भारत की सालाना कमाई कितनी हुई। उस कमाई के आधार पर जीडीपी रेट तैयार किया जाता है। अभी पिछले साल का जीडीपी रेट, पिछले साल तक हम 4 हमारा जीडीपी रेट है। अब इस साल तो हम माइनस में चले गए, -10 तक चले गए हैं, हमारा जीडीपी रेट इतना नीचे गिर गया है। लेकिन एक अनुसंधान के अनुसार आने वाले समय में भारत का जीडीपी रेट विश्व में सबसे ज्यादा, अर्थात कि 8 रहेगा। जब 8 हमारा जीडीपी रेट रहेगा, तब हमारी आर्थिक प्रगति होगी। इसका मतलब यह है, जिस देश की जीडीपी रेट ज्यादा होती है, उस देश के रुपए का मूल्य बढ़ जाता है। मूल्य बढ़ना, इसका मतलब ये हुआ कि अभी डॉलर अगर 70 रुपए का है, तो ऐसे समय में रुपए का जब मूल्य बढ़ जाता है, तो 8 तो यदि चला जाएगा, तो हो सकता है कि हमारा रुपया जो है 30 रुपए का हो। 30 रुपए में $1 हम खरीद सकते हैं। अभी 70 रुपए में हम खरीद रहे हैं, हो सकता है 40 रुपए में खरीद सकते हैं। जैसे जैसे जीडीपी रेट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मूल्य, रुपए का मूल्य बढ़ता जाता है। हो सकता है कि इसी तरह से प्रगति अगर होती जाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें, जो डॉलर हम 70 रुपए में खरीद रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें $70 देकर हमारा ₹1 खरीदना पड़ सके। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर जीडीपी रेट बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से स्वदेशी प्रोडक्ट का हमें इस्तेमाल करना होगा। जब हम पूरी तरह से स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, विदेशों में हम बेचेंगे, तो उसी आधार पर जीडीपी तय होती है कि हमारा माल कितना बाहर बिका और घर में कितना बिका, और वो पैसे हमारे पास कितने, बाहर की मुद्राएं हमारे पास कितनी आई है, उसी आधार पर जीडीपी रेट बढ़ता है। और ये क्यों नहीं हो सकता, ये हो सकता है, केवल जागरूकता की आवश्यकता है। जो देश पिछड़े हुए थे, जो लोग गरीब थे, इंग्लैंड, अमेरिका देश, फ्रेंच, रशिया जैसे देश, जिनका जीडीपी रेट इतना नहीं था पहले, अचानक इतना जीडीपी रेट इनका कैसे क्या बढ़ गया और इतने अमीर कैसे क्या हो गए। एक कारण है उसके पीछे, शोधार्थी, अनुसंधानकर्ता उसके पीछे होते हैं, और वो अनुसंधानकर्ता के जरिए ये काम होते जाता है। फिर मीडिया से संबंधित विषयों का अनुसंधान की गई सामग्री प्राप्त करना, ये भी इसकी उपयोगिता है। अनुसंधान के नए विषयों की उपलब्धि यहाँ होती है, हम जनमत कर सकते हैं, सही आंकड़े हम पहुंचा सकते हैं, समाज पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका इसकी उपयोगिता है। मीडिया को सही दिशा देने का काम अनुसंधान के जरिए किया जा सकता है। मैं अक्सर जी न्यूज पर डीएनए सुनता हूँ, सुधीर चौधरी का। वैसे सबकी अपनी अपनी पसंद है, जहां पर शोध होता है, अनुसंधान होता है, वो सुनना चाहिए, उसमें गलत कोई बात नहीं है। वहां पर किसी विषय को लेकर वो शोध करते हैं और समाज को सही दिशा, मार्ग दिखाने का काम वो मीडिया करने का काम करता है। हो सकता है कि अन्य मीडिया, अन्य चैनलों पर भी बहुत सारे शोध करता है, वो भी इसी प्रकार का अच्छा शोध करते होंगे। तो मीडिया सही दिशा दिखाने का काम करता है, समाज को सही दिशा दिखाने का काम करता है। आर्थिक प्रगति की निर्भरता इस पर होती है। पीछे मीडिया को सही दिशा देना, इसे लेकर जब हम बात कर रहे हैं, तो पीछे टीआरपी की बात, लोग मीडिया क्या करता, न्यूज चैनलों की ओर से टीआरपी बढ़ाने के लिए नकली टीआरपी हथकंडे अपनाए जा रहे थे। वो जहां चैनल देखे जा रहे हैं, वहां पर नकली टीआरपी का मशीन लगा रहे हैं, मशीन लगा भी रहे हैं, तो वहां संख्या बढ़ा दी जा रही है। तो वो टीआरपी नकली रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, ताकि वो कंपनियों का दिशा भूल कर सके और वो ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन प्राप्त कर सके। इसकी पोल खोलने का काम अलग अलग मीडिया करते हैं। डीएनए में इसी प्रकार की पोल खोलने का काम करके मीडिया को सही दिशा दिखाने का काम उस मीडिया ने उस समय किया। तो ऐसे ही आर्थिक प्रगति की निर्भरता इस पर होती है। तो मीडिया अनुसंधान की उपयोगिता, आवश्यकता, यह बिंदु और अंत में वस्तुतः होता है, मीडिया अनुसंधान व शोध विधि या पद्धति है जो मीडिया से संबंधित विषयों का मूल्यांकन करता है। आज के बाजारीकरण के युग में मीडिया अनुसंधान का महत्व और भी बढ़ गया है।
प्रत्येक क्षेत्र में मीडिया अनुसंधान और अनुसंधानकर्ताओं की लगातार मांग बढ़ते जा रही है। वो फिर मुद्रण हो, टेलीविजन, रेडियो, विज्ञापन, मार्केटिंग आदि का सभी दारोमदार अर्थ पर निर्भर होता है और इसी के वृद्धि के लिए उन्हें हजारों अच्छे अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता है। साथ ही समाज की विभिन्न समस्याओं का चुनाव आदि विषयों को सुलझाने का कार्य मीडिया अनुसंधान करता है। यही कारण है कि यह मीडिया अनुसंधान पाठ्यक्रम और गोष्ठी का महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। और अंत में जैसे कि मैंने कहा था कि इसका संदर्भ मैंने दिया है, जैसे रेखा चित्र का डिजाइन होता है, उस रेखा चित्र के डिजाइन के अनुसार अनुसंधान के डिजाइन रिसर्च डिजाइन के अनुसार अनुसंधान के रेखा चित्र के अनुसार ये 11 वह संदर्भ बिंदु यहाँ दिया है। जिन संदर्भों का प्रयोग मैंने इस रिसर्च में किया था उन संदर्भों को मैंने उनकी लिंक यहाँ मैंने दी हुई है। इस प्रकार से मेरा आज का ये अनुसंधान मीडिया अनुसंधान की पर मेरा ये वक्तव्य यहाँ समाप्त होता है। मुझे लगता है कि मेरे शोध से आप संतुष्ट हुए होंगे। मैंने यह शोध करने का प्रयास किया है। मुझे जितना डाटा संकलित मिला है उस डाटा संकलन के माध्यम से मैंने ये शोधार्थियों को नजर में रखते हुए प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हो सकता है इसमें कुछ कमियां हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो, तो आने वाला जो शोधार्थी है इस शोध को पूरा करने का प्रयास अवश्य करेगा। ये शोध आवश्यक ही सार्थक सिद्ध हुआ होगा ऐसी मैं आशा करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि मुझे आपने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आमंत्रित किया। मैं अपना वक्तव्य यहाँ पर रोकता हूँ। फिर से एक बार धन्यवाद। प्रतिभागियों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है शांति जी आपको मेरा वक्तव्य पसंद आया होगा। डेफिनेटली सर, इसलिए उसमें क्लियर है सब कुछ, सब पूछने के लिए डाउट कुछ भी नहीं है। मैंने इसी प्रकार से शोधार्थी को नजर में रखकर ही मैंने उस तरह का बनाया कि जो जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन संभावित प्रश्नों को इसमें से व्यक्त करने का प्रयास किया है। और आखिर मैं भी एक शोधार्थी ही मैं अपने आप को समझता हूँ। तो मैंने कहा कि हो सकता है इसमें कोई कमी हो, वो शोधार्थी पूरा करेंगे। तो आप अपनी औपचारिकता भी पूरा कर सकते हैं। ओके सर, आज का युग मीडिया का युग है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। देश विदेश की जानकारी एवं घटित घटनाओं को हम सीधे अपने कमरे में चाय पीते हुए देख सकते हैं। समाज में मीडिया की एक अहम भूमिका होती है। किसी भी देश की उन्नति एवं प्रगति में मीडिया का योगदान बहुत है, एक विशिष्ट योगदान होता है। वर्तमान मीडिया प्रधान युग में मीडिया अनुसंधान का विषय अति प्रासंगिक है। सर, आपने मीडिया किसे कहते हैं, अनुसंधान किसे कहते हैं, फिर मीडिया अनुसंधान क्या होता है, फिर मीडिया अनुसंधान के विषय क्षेत्र, फिर मुद्रण मीडिया, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, परंपरागत माध्यम में जो मीडिया अनुसंधान के विभिन्न प्रकार होता है, ऐसे बहुत कई विषयों पर आपने कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है। मीडिया अनुसंधान के रेखा चित्र विविध पद्धति पर भी बहुत अच्छे ढंग से मैंने गंभीर विषय है सर, ये सब मैंने अच्छा प्रकाश डाला है। तो अवश्य मीडिया जो शोध करने वाले हैं उनके लिए और शोध आलेख जो लिखने वाले उनके लिए सब प्रेरणादायक है सर। जी जी धन्यवाद। सर, फिर आप तो पाठ्यक्रम के बारे में कुछ बता रहे थे सर। हमारे यहाँ बीए फंक्शनल हिंदी और एमए हिंदी जर्नलिज्म है सर। तो यूजी में भी हम पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब पढ़ाते हैं सर। फिर अब वो भी नहीं सर, एमफिल पीएचडी में अभी तक हमारे विभाग में पत्रकारिता के विभिन्न आयाम, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मीडिया और विज्ञापन, सोशल मीडिया आदि विषय पर शोध कार्य हुआ है और अभी हो रहा है सर। बहुत अच्छी सुनकर खुशी हुई। और मुझे लगता है कि जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल ने जैसा कोर्स शुरू किया है, उन्होंने एमएससी में रखा है,
मुझे लगता है कि आपने वहाँ पर हिंदी में और अंग्रेजी माध्यम, जो भी माध्यम है, मातृभाषा का माध्यम है, आप अपनी भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में, तीनों भाषा में पाठ्यक्रम वहाँ पर शुरू करें। आप ऐसा अगर कदम उठाते हैं तो भारत के अलग-अलग विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में बढ़ेंगे, क्योंकि ये रोजगार का विषय है। अभी मुझे लगता है कि यह क्षेत्र जो है अभी लाखों रुपए की कमाई का समय है। आजकल नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है, वही तो सर। लेकिन नया नौकरी का एक विषय बनते जा रहा है। अगर हम आने वाले पीढ़ी को ये विषय हम देते हैं, तो उनको हम एक प्रकार से रोजगार दे रहे हैं। यदि इस तरह के वहाँ के कुलपति इस पर काम करते हैं, इस तरह का प्रस्ताव आप यदि रखते हैं या पाठ्यक्रम आप बनाते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले पीढ़ी के लिए ये काम में आए, क्योंकि मुझे लगता है ये अब रुकने वाला नहीं है। मीडिया अनुसंधान लगातार आगे बढ़ रहा है, मार्केटिंग रिसर्च आगे बढ़ते जा रही है। अब मार्केट अनुसंधानकर्ताओं की बहुत आवश्यकता, हर क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता है। अच्छे अनुसंधानकर्ता बनाना ज़रूरी है, और अच्छा अनुसंधानकर्ता तभी बनेंगे जब पाठ्यक्रम बनेगा और उसे अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाएगा, तो ज़रूर अच्छे अनुसंधानकर्ता हमें मिलेंगे और भारत की प्रगति में साथ वो अवश्य देंगे। तो मैं यहाँ रुकता हूँ। सर, आपके इस विषय गंभीर भाषण के लिए मैं हमारी संस्था एवं विभाग की ओर से आपको एक हार्दिक धन्यवाद देती हूँ सर। थैंक यू। जी, जी, स्वागत, स्वागत। तो क्या मैं अभी इस आभासी कक्ष से जा सकता हूँ, विदा ले सकता हूँ? ओके सर। जी, जी, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने सुना और आपने मुझे यहाँ मौका दिया। फिर से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं इस आभासी कक्ष से विदाई लेता हूँ। जब भी मेरी थैंक यू। पड़े